प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शक्ति और चरित्र के बीच संबंध को बार बार रेखांकित किया गया है, और यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि समाज और व्यक्तित्व के स्थायित्व के लिए एक वास्तविक रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि शक्ति, चाहे वह शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक या मानसिक हो, यदि चरित्र के आधार पर नियंत्रित नहीं होती तो यह विनाशकारी बन जाती है। और यही कारण है कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराण बार बार चेतावनी देते हैं कि शक्ति का मूल्य केवल चरित्र और नैतिकता के साथ जुड़कर ही स्थायी और लाभकारी होता है। ग्रंथ बताते हैं कि चरित्र का मूल अर्थ केवल नैतिकता नहीं है, बल्कि यह स्थिरता, न्यायप्रियता, आत्मनियंत्रण, विवेक और दया का संयोजन है, और यही गुण व्यक्ति को शक्ति का सही उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, अन्यथा शक्ति स्वयं के और समाज के लिए खतरा बन सकती है। उदाहरण के लिए महाभारत में पांडव और कौरव के बीच अंतर केवल शस्त्रों या सेना की संख्या का नहीं था, बल्कि यह चरित्र और मूल्यों में था। कौरव अधिक शक्तिशाली थे, उनके पास विशाल सेना, धन और संसाधन थे, पर उनका अहंकार, लालच और नैतिक कमजोरी उन्हें अंततः पराजित कर गई, जबकि पांडवों की शक्ति सीमित होने के बावजूद उनका स्थिर चरित्र, धर्मपरायणता और रणनीतिक बुद्धि उन्हें विजयी बनाती है। इसी प्रकार रामायण में रावण के पास अपार शक्ति और दिव्य अस्त्र थे, पर उनका अहंकार और अनुचित निर्णय उन्हें अंततः नष्ट कर देता है, जबकि राम का चरित्र, संयम और धर्मप्रियता उनकी सीमित शक्तियों के बावजूद उन्हें सिद्ध और विजयी बनाती है। वेद और उपनिषद भी बार बार यह सिखाते हैं कि शक्ति का आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य तब ही है जब वह अहंकार, लालच और इच्छा की बंदिशों से मुक्त हो और उसे उच्चतम नैतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। इस दृष्टिकोण में शक्ति केवल एक उपकरण है, और चरित्र वह दिशा और नियंत्रण है जो यह तय करता है कि यह उपकरण रचनात्मक, संरचनात्मक और दीर्घकालिक लाभकारी होगा या विनाशकारी। ग्रंथों में बार बार चेतावनी दी गई है कि जब शक्ति चरित्र के बिना आती है तो यह समाज में असंतुलन, अन्याय, हिंसा और विनाश को जन्म देती है, और यह नियम केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी यही लागू होता है। उदाहरण के तौर पर यजुर्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है कि शक्ति का सही उपयोग तब ही किया जा सकता है जब व्यक्ति के मन और विचार नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हों, और इसी कारण वेदों में ध्यान, योग और आचरण शुद्धि के अभ्यास को अनिवार्य रूप से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। पुराणों में कई देवताओं और महापुरुषों के जीवन चरित्र का विश्लेषण कर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी शक्ति केवल उनके नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र के कारण स्थायी और प्रभावशाली थी, और जब भी शक्ति का प्रयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए किया गया, परिणाम हमेशा विपरीत रहा। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सत्ता, धन, ज्ञान या तकनीकी क्षमता का गलत प्रयोग समाज, संगठन या व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी हो सकता है यदि उसके आधार में चरित्र और नैतिकता न हो। यही कारण है कि हर ग्रंथ, चाहे वह धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक या विज्ञान आधारित हो, शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देता है, क्योंकि चरित्र वह मूल आधार है जो शक्ति को स्थायी, न्यायपूर्ण और समाजोपयोगी बनाता है। इस भाग का निष्कर्ष यह है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल उसके प्रयोग से नहीं, बल्कि उसके प्रयोगकर्ता के चरित्र और आचार से निर्धारित होता है, और यही प्राचीन ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे समय के साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है और आधुनिक जीवन, नेतृत्व, राजनीति, शिक्षा और समाज निर्माण में लागू किया जा सकता है। क्योंकि बिना चरित्र के शक्ति का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत असफलता बल्कि सामूहिक विनाश का कारण बन सकता है। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच की शक्ति संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण से शक्ति और नैतिकता के बीच की जटिल लड़ाई का प्रतीक है, और इसे देखकर स्पष्ट होता है कि शक्ति यदि चरित्र और नैतिकता के बिना प्रयोग की जाए तो वह विनाशकारी और अस्थायी होती है,
जबकि सीमित शक्ति भी यदि धर्म, न्याय और नैतिक स्थिरता के साथ प्रयोग की जाए तो विजयी और स्थायी परिणाम देती है। पांडव और कौरव इस दृष्टि के लिए आदर्श उदाहरण हैं। कौरवों के पास सेना, धन, अनुभव और बहुमत था। उनके पास अपने पक्ष में द्रौपदी का अपमान भी करने का सामरिक अवसर था, लेकिन उनका अहंकार, लालच, स्वार्थ और नैतिक कमजोरी उन्हें अंततः उनकी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोकती रही। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके पक्ष में थे, पर उनका चरित्र और अनुशासन कभी पूरी तरह से कौरवों के नैतिक दृष्टिकोण को संतुलित नहीं कर पाया, और इसीलिए युद्ध की दिशा समय समय पर पलटती रही। दूसरी ओर पांडवों के पास प्रारंभ में सीमित शक्ति, सीमित संसाधन और अपेक्षाकृत छोटी सेना थी, लेकिन उनका चरित्र स्थिर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, और यही नैतिक मजबूती उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने, रणनीति सोचने और अपने कर्तव्य को समझने में मदद करती रही। उदाहरण के लिए अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष जो उन्होंने गीता में व्यक्त किया, यह दिखाता है कि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों और परिवार के प्रति प्रेम के बावजूद अपने नैतिक कर्तव्य और धर्म को समझकर ही युद्ध में उतरते हैं, और यही निर्णय उनकी सीमित शक्ति को प्रभावशाली बनाता है। वहीं कौरवों का निरंतर अहंकार और अन्यायपूर्ण निर्णय यह साबित करता है कि रॉ पावर, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, अगर नैतिक दिशा और चरित्र के साथ नहीं जुड़ा हो तो वह अंततः स्वयं को नष्ट कर देता है, और उसके परिणाम समाज और परिवार के लिए भी विनाशकारी होते हैं। महाभारत में यह भी स्पष्ट है कि शक्ति का प्रयोग केवल भौतिक ताकत और अस्त्रों में नहीं होता, बल्कि मानसिक संतुलन, निर्णय क्षमता, रणनीतिक सोच और चरित्र में निहित होता है, और पांडवों की विजय इसका जीवंत प्रमाण है। कृष्ण का मार्गदर्शन, अर्जुन का नैतिक संघर्ष, युधिष्ठिर का धर्मपरायण निर्णय और भीम की सामरिक बुद्धि, ये सभी पहलू यह दर्शाते हैं कि शक्ति का असली मूल्य उसके प्रयोगकर्ता के नैतिक चरित्र, न्यायप्रियता और निर्णय क्षमता से जुड़ा होता है, और केवल भौतिक ताकत कभी भी निर्णायक नहीं हो सकती। कौरवों की हार और पांडवों की विजय यह भी सिद्ध करती है कि सत्ता, धन और सेना जैसी बाहरी शक्ति केवल तभी प्रभावशाली होती है जब वह चरित्र और नैतिक दिशा के साथ संतुलित हो। इसके बिना शक्ति अंधाधुंध और अस्थिर हो जाती है, और परिणामस्वरूप समाज में असंतुलन, हिंसा और विनाश फैलता है। ग्रंथ और इतिहास बार बार यही बताते हैं कि नैतिकता और चरित्र शक्ति से पहले आए, क्योंकि यही वह आधार है जो युद्ध, राजनीति और जीवन में स्थायित्व और न्याय सुनिश्चित करता है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धांत न केवल युद्ध तक सीमित है, बल्कि यह नेतृत्व, व्यवसाय, शिक्षा, समाज और व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, क्योंकि चरित्र बिना शक्ति का प्रयोग केवल स्वार्थ और अहंकार की ओर ले जाता है, और शक्ति यदि चरित्र के साथ जुड़ी हो तो यह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए स्थायी और सकारात्मक परिणाम देती है। महाभारत में पांडव और कौरव का उदाहरण हमें यही शिक्षा देता है कि नैतिकता और चरित्र के बिना शक्ति का उपयोग कभी स्थायी या न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, और यही कारण है कि हर ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देता है। रामायण में शक्ति और चरित्र के बीच का स्पष्ट अंतर राम और रावण के जीवन और उनके निर्णयों में दिखता है, और यह हमें बताता है कि केवल शक्ति का होना ही किसी व्यक्ति को स्थायी सफलता और सम्मान नहीं दिला सकता, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों, चरित्र और धर्मपरायणता का होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति अगर नैतिक नियंत्रण और चरित्र के बिना प्रयोग की जाए तो वह विनाशकारी और अस्थायी होती है। रावण, जिसे असंख्य शक्तियां, दिव्य अस्त्र, अपार ज्ञान और सामरिक क्षमता प्राप्त थी, वह अपने अहंकार, लालच और आत्मकेंद्रित निर्णयों के कारण अंततः हार गया। उसने शक्ति का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ और वासना के लिए किया और कभी नैतिक दिशा या धर्म के साथ संतुलित नहीं किया। उसकी असंख्य शक्तियां, जैसे दशानन शरीर, ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान और युद्ध कौशल, तब भी उसे स्थायी सफलता नहीं दिला सके, क्योंकि उसका चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण हमेशा ही क्षीण और विकृत रहा।
दूसरी ओर भगवान राम के पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं थीं, बल्कि उनकी ताकत उनके चरित्र, न्यायप्रियता, संयम, धैर्य और धर्मपरायणता में निहित थी। उन्होंने युद्ध में केवल तब कदम रखा जब नैतिकता और धर्म के सभी रास्ते समाप्त हो गए थे, और उन्होंने अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग हमेशा न्याय, सही उद्देश्य और सामूहिक हित के लिए किया। राम का चरित्र उनके निर्णयों में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे उन्होंने विवाह, राज्य, वनवास और लंका विजय के निर्णयों में हमेशा धर्म, नैतिकता और समाज के हित को प्राथमिकता दी, और यही कारण है कि उनके छोटे से कर्मों और सीमित शक्तियों ने भी उन्हें असाधारण और स्थायी प्रभावशाली बना दिया। रावण की तुलना में राम का चरित्र यह दिखाता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य उसके प्रयोगकर्ता के नैतिक मूल्यों और स्थायित्व पर निर्भर करता है। रावण का अति अहंकार और लालच उसकी शक्ति को निरर्थक और विनाशकारी बना देता है, जबकि राम का संयमित और न्यायप्रिय चरित्र सीमित शक्ति को भी विजयी बनाता है। ग्रंथ बार बार यह संदेश देते हैं कि चरित्र वह आधार है जो शक्ति को स्थायी, न्यायपूर्ण और समाजोपयोगी बनाता है। रामायण में यह दिखाया गया है कि नैतिकता, संयम, करुणा, न्याय और धर्मपरायणता ऐसे तत्व हैं जो किसी भी शक्ति को वास्तविक, दीर्घकालिक और समाजोपयोगी बनाते हैं, और इनके बिना शक्ति केवल क्षणिक और विनाशकारी होती है। राम और रावण के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का गलत प्रयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक या सामरिक, हमेशा असफलता और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि चरित्र और नैतिक मूल्यों के साथ शक्ति का प्रयोग स्थायी सफलता, सम्मान और सामूहिक भलाई की गारंटी देता है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो राम और रावण का यह उदाहरण केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, आज के नेतृत्व, व्यवसाय, शिक्षा, समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि किसी भी शक्ति या क्षमता का स्थायी और सकारात्मक प्रभाव केवल चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण से संभव है। और यही कारण है कि हर ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देता है। रामायण का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिक मूल्यों के संतुलन से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र स्थायी रूप से मजबूत और न्यायपूर्ण बन सकते हैं। वेद और उपनिषद भारतीय दर्शन और संस्कृति में शक्ति और नैतिक मूल्यों के संतुलन को सबसे गहराई से समझाने वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति का केवल भौतिक अर्थ नहीं बल्कि आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों में समझाया गया है, और यह स्पष्ट किया गया है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह चरित्र, न्याय और धर्म के साथ संतुलित हो। वेद और उपनिषद बार बार यह संदेश देते हैं कि शक्ति केवल बाहरी दिखावे, संपत्ति, शक्ति या अस्त्रों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक नैतिक मजबूती, विवेक, आत्मनियंत्रण और समाजोपयोगी दृष्टिकोण से मापी जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी और चरित्र होना अनिवार्य है, और यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए भी आवश्यक है। वेदों में शक्ति का अर्थ केवल युद्ध या शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान, मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता से भी जोड़ा गया है। जब यह शक्ति नैतिक मूल्यों और चरित्र से जुड़ती है तो यह स्थायी, लाभकारी और रचनात्मक बनती है, और जब यह असंतुलित होती है तो विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। उपनिषदों में अहिंसा, सत्य, धृति, धैर्य और विवेक जैसे तत्वों को बार बार शक्ति के साथ जोड़कर बताया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति का वास्तविक उपयोग उसके चरित्र और नैतिक मूल्य तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर चांडोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग केवल आत्मकल्याण, समाजोपयोगी उद्देश्य और न्यायप्रियता के लिए करता है तो उसकी शक्ति स्थायी होती है और वह जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करता है। वहीं यदि वही शक्ति लालच, अहंकार या स्वार्थ के लिए प्रयोग की जाए तो वह व्यक्ति के विनाश, मानसिक अशांति और सामाजिक असंतुलन का कारण बनती है।
वेद और उपनिषद केवल व्यक्तिगत चरित्र की ही नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिकता और समाज के लिए शक्ति के सही प्रयोग पर भी जोर देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ शिक्षा केवल शक्ति अर्जित करने की नहीं, बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित, समझदारी से प्रयोग करने और चरित्र के अनुसार ढालने की है। ग्रंथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि बाहरी शक्ति स्थायी नहीं हो सकती जब तक आंतरिक नैतिकता और विवेक साथ नहीं हो। उदाहरण के तौर पर उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों और तपस्वियों की कहानी बताई गई है कि उनके पास किसी प्रकार की भौतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनका चरित्र, विवेक, ध्यान और नैतिक स्थिरता उन्हें शक्तिशाली और सम्मानित बनाती थी। और यही वेदों में शक्ति और चरित्र का असली संतुलन है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी उपनिषदों की यह शिक्षा प्रासंगिक है, क्योंकि नेतृत्व, निर्णय क्षमता, मानसिक शक्ति और समाजोपयोगी व्यवहार आज भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जब किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्यों और चरित्र के बिना शक्ति आती है, तो वह गलत निर्णय, अहंकार और स्वार्थ की ओर ले जाती है, और जब शक्ति चरित्र, विवेक और नैतिकता के साथ जुड़ी होती है, तो वह स्थायी, रचनात्मक और समाजोपयोगी होती है। वेद और उपनिषद बार बार यही संदेश देते हैं कि शक्ति का असली मूल्य उसके प्रयोगकर्ता के नैतिक चरित्र, आत्मनियंत्रण और विवेक पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में शक्ति अर्जित करने से पहले चरित्र और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यही संतुलन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की स्थिरता, न्याय और सफलता सुनिश्चित करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वेद और उपनिषद न केवल आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि शक्ति, नेतृत्व और जीवन निर्णयों में चरित्र की भूमिका पर सबसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और यही वह शिक्षा है जो आज भी हर व्यक्ति और समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। भारतीय इतिहास में शक्ति और चरित्र का संतुलन बार बार देखने को मिलता है, और यह स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी शक्ति का होना किसी नेता को स्थायी सफलता और समाज में सम्मान नहीं दिला सकता, बल्कि उसके चरित्र, नैतिकता, निर्णय क्षमता और जनता के प्रति संवेदनशीलता का होना असली स्थायित्व और प्रभाव की पहचान है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय नेताओं और शासकों के उदाहरण इस सिद्धांत को बार बार पुष्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपनी सैन्य शक्ति के विनाशकारी परिणामों को देखा और उसके बाद अपने चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर धर्म और अहिंसा को अपनाया, यह साबित करता है कि शक्ति का असली मूल्य उसके प्रयोगकर्ता के नैतिक निर्णय में निहित होता है। अशोक की सैन्य क्षमता अत्यधिक थी, लेकिन उसने अपने चरित्र और आंतरिक विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग समाजोपयोगी और रचनात्मक रूप से किया, और यही कारण है कि उसे आज भी महान शासक के रूप में याद किया जाता है। दूसरी ओर कई शक्तिशाली शासक जिन्होंने केवल अपनी शक्ति, धन और सैन्य क्षमता पर निर्भर होकर शासन किया, जैसे अनेक क्षत्रिय राजा और सामंत, उनके शासन का स्थायित्व बहुत कम समय तक रहा और उनका पतन नैतिक कमजोरी, अहंकार और न्यायहीन निर्णयों के कारण हुआ। मुगल काल में औरंगजेब की शक्ति अपार थी, लेकिन उसकी अत्यधिक कठोरता, न्यायहीनता और चरित्र की कमजोरियां उसे स्थायी लोकप्रियता और सम्मान नहीं दिला पाईं, जबकि अकबर की सीमित सेना और शक्ति भी उसके नैतिक दृष्टिकोण, न्यायप्रियता और चरित्र के कारण लंबे समय तक समाज और साम्राज्य के लिए लाभकारी साबित हुई। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, जिनके पास भौतिक शक्ति सीमित थी, लेकिन उनके चरित्र, नैतिक मजबूती और नेतृत्व क्षमता ने विशाल परिणाम उत्पन्न किए। गांधी की अहिंसा और सत्य पर आधारित रणनीति ने सीमित शक्ति के बावजूद पूरे राष्ट्र को संगठित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभाई। जबकि कई सशस्त्र विद्रोही जिन्हें शारीरिक शक्ति और हथियारों की अधिकता थी, उन्होंने केवल आंशिक या अस्थायी प्रभाव उत्पन्न किया। भारतीय इतिहास के इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का असली मूल्य केवल उसकी मात्रा, सैन्य क्षमता या धन में नहीं, बल्कि उसके प्रयोगकर्ता के चरित्र और नैतिक मूल्यों में होता है।
और चरित्र के बिना शक्ति अस्थिर, विनाशकारी और असफल सिद्ध होती है। ग्रंथ, इतिहास और विद्वानों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में हमेशा यह शिक्षा दी गई है कि नेता या शासक चाहे कितनी भी शक्ति रखते हों, यदि उनका चरित्र मजबूत, न्यायप्रिय और नैतिक नहीं है तो उनका शासन अस्थिर, हिंसात्मक और असफल रहेगा, और यदि शक्ति और चरित्र दोनों संतुलित हों तो उसका प्रभाव स्थायी, रचनात्मक और समाजोपयोगी होता है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धांत केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी संगठन, संस्थान या समाज में नेतृत्व, निर्णय क्षमता और नैतिकता के महत्व को बताता है, क्योंकि चरित्र ही वह आधार है जो शक्ति को सही दिशा, स्थायित्व और प्रभाव प्रदान करता है। भारतीय इतिहास बार बार यही प्रमाण देता है कि शक्ति और संसाधन केवल तभी स्थायी और लाभकारी होते हैं जब वे चरित्र, नैतिक मूल्यों और विवेक के साथ जुड़े हों, और यही कारण है कि ग्रंथ और इतिहास दोनों शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी नेता, योद्धा या व्यक्ति की वास्तविक ताकत उसकी भौतिक क्षमता से अधिक उसके चरित्र और नैतिक निर्णयों में निहित होती है, और यही शिक्षा आज के समय में नेतृत्व, समाज और व्यक्तिगत जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि चरित्र और नैतिक मूल्य किसी व्यक्ति की निर्णय क्षमता, मानसिक संतुलन और शक्ति के उपयोग को सीधे प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों द्वारा शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देना आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क में निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल तर्क या जानकारी पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें व्यक्ति के चरित्र, मूल्यों, सामाजिक संवेदनाओं और अनुभवों की भूमिका निर्णायक होती है। उदाहरण के लिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, चरित्र और नैतिक मूल्यों से सीधे प्रभावित होता है, और यह बताता है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी शक्ति, ज्ञान या संसाधन रखता हो, अगर उसके मूल मूल्य कमजोर या विकृत हों तो निर्णय हमेशा अल्पकालिक, स्वार्थपूर्ण या गलत दिशा में जा सकते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोलबर्ग स्पष्ट करते हैं कि उच्च स्तर का नैतिक और चरित्र आधारित व्यक्तित्व अधिक न्यायपूर्ण, विवेकशील और स्थायी निर्णय लेने में सक्षम होता है, जबकि नैतिक और चरित्र विकास की कमी वाले व्यक्ति केवल तत्कालीन लाभ, स्वार्थ या अहंकार के आधार पर निर्णय लेते हैं, और इससे शक्ति का दुरुपयोग या असफल परिणाम उत्पन्न होता है। सामाजिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि समूह या समाज में प्रभावशाली नेताओं की स्थायित्व और सफलता उनके चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण से सीधे जुड़ी होती है, और केवल भौतिक शक्ति या संसाधनों के आधार पर नेतृत्व करना अस्थिर और असफल साबित होता है। आधुनिक नेतृत्व अध्ययन, संगठनात्मक व्यवहार और प्रबंधन विज्ञान में भी यह सिद्ध हुआ है कि नेता या प्रबंधक के निर्णयों की गुणवत्ता और संगठन की स्थिरता उसके चरित्र, नैतिकता और मूल्यों पर निर्भर करती है, और भले ही उसके पास अत्यधिक संसाधन, तकनीकी ज्ञान या शक्ति हो, यदि उसके मूल्यों में अस्थिरता हो तो संगठन लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, वैश्विक नेताओं और व्यापारिक संस्थाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नैतिक और चरित्र संपन्न नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय अधिक स्थायी, लाभकारी और समाजोपयोगी होते हैं, जबकि शक्ति और संसाधन के बिना चरित्र के गलत प्रयोग से अस्थिरता, हानि और भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। मनोविज्ञान में यह भी देखा गया है कि चरित्र, आत्मसंयम, धैर्य और नैतिक मूल्य व्यक्ति को संकट, दबाव और कठिन परिस्थितियों में सही दिशा में निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, और यही वह कारक है जो शक्ति को स्थायी, रचनात्मक और प्रभावशाली बनाता है, जबकि चरित्र की कमी शक्ति को अंधाधुंध, विनाशकारी और असफल बनाती है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान का यह निष्कर्ष प्राचीन ग्रंथों की चेतावनी के समान ही है
कि शक्ति और संसाधन केवल तभी स्थायी और लाभकारी होते हैं जब वे चरित्र, विवेक और नैतिक मूल्यों के साथ संतुलित हों, और यही कारण है कि ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, संगठनात्मक नेतृत्व, समाज निर्माण, राजनीति या वैश्विक निर्णय हो, चरित्र और निर्णय क्षमता का सीधा संबंध यह तय करता है कि शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण, स्थायी और लाभकारी होगा या विनाशकारी और अस्थायी। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की यह खोज इस बात को पुष्ट करती है कि चरित्र केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार है जो शक्ति, निर्णय क्षमता और नेतृत्व की स्थायित्व सुनिश्चित करता है। और यही वह कारण है कि हर ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इतिहास का गहन अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का गलत उपयोग न केवल व्यक्तिगत विनाश का कारण बनता है, बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरे कालखंड के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों और विद्वानों ने हमेशा शक्ति के साथ चरित्र और नैतिकता का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, क्योंकि कई ऐतिहासिक उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि जब शक्ति अहंकार, लालच, स्वार्थ और नैतिक मूल्यहीनता के साथ प्रयोग की गई, तो परिणाम हमेशा विनाशकारी और स्थायी रूप से नकारात्मक रहे। प्राचीन भारत में ही कई साम्राज्यों के उदय और पतन इसका जीवंत उदाहरण हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य का इतिहास अगर देखा जाए तो अशोक के पूर्ववर्ती साम्राज्य विस्तारक राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल विजय और आक्रामक नीति के लिए किया, और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने राज्य और लोगों में भारी हानि और अशांति पैदा की। लेकिन बाद में अशोक ने चरित्र और नैतिक मूल्य अपनाकर शक्ति का सही प्रयोग किया और समाज में स्थायित्व और विकास सुनिश्चित किया। इसी तरह विदेशी इतिहास में भी शक्ति के गलत प्रयोग के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। रोम साम्राज्य में कई शक्तिशाली सम्राट और सेनापति अपनी विशाल सेना और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अहंकार के लिए करते थे, जिसके कारण उनके साम्राज्य का विस्तार अस्थायी रहा और अंततः पतन अनिवार्य हो गया। मध्यकालीन इतिहास में यूरोप के अनेक राजा और शासक अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रयोग केवल व्यक्तिगत लाभ, प्रभुत्व और सत्ता के लिए करते थे, और उनका साम्राज्य अस्थिर और हिंसात्मक बन गया। उनके अनुचित निर्णयों ने सामाजिक असंतुलन, विरोध, विद्रोह और अंततः राज्य पतन को जन्म दिया। आधुनिक इतिहास में भी यह सिद्धांत लागू होता है। महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने सीमित शक्ति और संसाधनों के बावजूद नैतिक मूल्यों और चरित्र के आधार पर निर्णय लिए, जिससे स्थायी समाजोपयोगी परिणाम उत्पन्न हुए। जबकि कई शक्तिशाली नेता जिन्होंने अपने पद, संसाधन और शक्ति का प्रयोग केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए किया, उनके निर्णय समाज और राष्ट्र के लिए विनाशकारी साबित हुए। विज्ञान और युद्ध इतिहास के अध्ययन से भी यह स्पष्ट होता है कि हथियार, तकनीकी शक्ति और सैन्य क्षमता यदि चरित्र और नैतिक दिशा के बिना प्रयोग की जाए, तो वह विनाश, मानवता के नुकसान और सामाजिक असंतुलन की ओर ले जाती है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और जापानी साम्राज्य की शक्ति के गलत प्रयोग ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक विनाश और मानवीय संकट उत्पन्न किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी शक्ति का सही या गलत प्रयोग दिखाई देता है। सशस्त्र विद्रोही और क्रांतिकारी जिनके पास सीमित शक्ति और हथियार थे, लेकिन चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित थे, उन्होंने सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र की स्थायी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। जबकि कुछ शक्तिशाली स्थानीय शासक और सामंत अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण समाज में अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा करते रहे। इस प्रकार इतिहास यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का गलत प्रयोग हमेशा विनाशकारी होता है और इसके परिणाम स्थायी होते हैं, चाहे वह युद्ध, राजनीति, शासन, समाज या व्यक्तिगत जीवन में क्यों न हो। शक्ति केवल तभी स्थायी, न्यायपूर्ण और रचनात्मक रूप से उपयोग की जा सकती है जब वह चरित्र, नैतिक मूल्यों और विवेक के साथ जुड़ी हो।
प्राचीन ग्रंथ, उपदेश और ऐतिहासिक घटनाएं लगातार यही संदेश देती हैं कि शक्ति का असली मूल्य केवल उसके प्रयोगकर्ता के चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। और यही कारण है कि हर ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देता है, ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक विनाश से बचा जा सके और शक्ति का प्रयोग स्थायी और लाभकारी तरीके से किया जा सके। आधुनिक समाज, नेतृत्व अध्ययन और मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि शक्ति के गलत प्रयोग के खतरों का मूल्यांकन करके ही किसी भी व्यक्ति, संगठन या राष्ट्र के निर्णय और नेतृत्व की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। और यही कारण है कि शक्ति का नैतिक और चरित्र आधारित प्रयोग समय, काल और परिस्थिति से परे हमेशा प्रासंगिक और आवश्यक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देने की शिक्षा बार बार दी गई है, और इसका आधार केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक और सामाजिक तर्क है, क्योंकि यह सिद्ध होता है कि शक्ति का स्थायी और न्यायपूर्ण उपयोग केवल उस व्यक्ति के चरित्र और आचार से तय होता है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण सभी इस तथ्य को विभिन्न दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि चरित्र व्यक्ति के निर्णय, समाज में योगदान और शक्ति के प्रयोग की दिशा को निर्धारित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चरित्र व्यक्ति के आत्मा, मन और चेतना का प्रतिबिंब है, और यह तय करता है कि शक्ति का प्रयोग रचनात्मक, न्यायपूर्ण और स्थायी होगा या विनाशकारी और अस्थायी। उपनिषद और वेद बताते हैं कि शक्ति बिना विवेक, संयम और नैतिक मूल्यों के व्यक्ति के अहंकार, लालच और स्वार्थ को बढ़ाती है, और यही कारण है कि आत्मनियंत्रण, सत्य, धर्म और करुणा जैसे गुण हमेशा पहले विकसित करने की सलाह दी गई है। सामाजिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शक्ति के बिना चरित्र का प्रयोग केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव डालता है। यदि कोई नेता, योद्धा या शासक अपनी शक्ति का प्रयोग बिना नैतिक दिशा के करता है, तो वह समाज में असंतुलन, अन्याय और हिंसा का कारण बनता है, और इतिहास इसके अनेकों उदाहरण प्रस्तुत करता है। ग्रंथों में इस तथ्य को बार बार इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि शक्ति केवल उपकरण है, और चरित्र ही वह मार्गदर्शन है जो यह तय करता है कि उपकरण का प्रयोग समाजोपयोगी, न्यायपूर्ण और स्थायी होगा या अस्थायी और विनाशकारी। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं, महापुरुषों और देवताओं के जीवन में शक्ति और चरित्र का संतुलन बार बार उदाहरणों के रूप में दिया गया है। उदाहरण के तौर पर भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन यह दर्शाता है कि शक्ति केवल तभी मूल्यवान और स्थायी होती है जब वह चरित्र और नैतिक मूल्यों से संचालित हो। राम का वनवास, लंका विजय और निर्णय सभी चरित्र, धर्म और नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर हुए, जबकि रावण और कौरवों के शक्ति प्रयोग का आधार केवल अहंकार, लालच और स्वार्थ था, जिससे विनाश और असफलता सुनिश्चित हुई। ग्रंथों के अनुसार चरित्र व्यक्ति को शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है, और यही कारण है कि शिक्षा, नेतृत्व, न्याय और समाज की स्थायित्व की नींव चरित्र पर रखी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो चरित्र व्यक्ति के मन, चेतना और कर्म का नियंत्रक होता है, और यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति के प्रयोग से केवल लाभ, न्याय और सामूहिक भलाई उत्पन्न हो, और व्यक्ति स्वयं अहंकार, लालच और नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार न बने। इसलिए वेद, उपनिषद और पुराण बार बार यही सिखाते हैं कि शक्ति को प्राप्त करने से पहले चरित्र का निर्माण अनिवार्य है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो चरित्र शक्ति का आधार है, क्योंकि यदि नेता, शिक्षक, योद्धा या व्यक्ति अपने चरित्र में कमजोर होता है तो उसकी शक्ति असंतुलित निर्णय, अन्यायपूर्ण कार्य और समाज के लिए संकट का कारण बनती है, और यही कारण है कि ग्रंथों ने शक्ति से पहले चरित्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी यह सिद्ध करते हैं कि चरित्र, नैतिकता और मानसिक संतुलन निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और शक्ति के स्थायी प्रभाव के लिए अनिवार्य हैं, और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ केवल शक्ति के प्रयोग के तरीकों का नहीं बल्कि चरित्र के निर्माण और स्थायित्व पर बार बार जोर देते हैं।
इस प्रकार आध्यात्मिक और सामाजिक कारण दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का सही प्रयोग केवल चरित्र के माध्यम से ही संभव है, और यही वह शिक्षा है जो आज के समय नेतृत्व, समाज, व्यक्तिगत जीवन और वैश्विक स्तर पर भी उतनी ही प्रासंगिक और आवश्यक है। नेतृत्व और शक्ति के बीच का संबंध केवल प्रबंधन या सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के चरित्र, नैतिक मूल्यों और निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है। और इतिहास, ग्रंथ और आधुनिक अध्ययन सभी यह सिद्ध करते हैं कि चरित्र के बिना शक्ति केवल क्षणिक, अस्थिर और विनाशकारी होती है, जबकि चरित्र के साथ शक्ति स्थायी, न्यायपूर्ण और समाजोपयोगी होती है। किसी भी नेता के लिए शक्ति केवल एक उपकरण है, और उसका सही उपयोग केवल तभी संभव है जब उस व्यक्ति के चरित्र में संयम, विवेक, नैतिकता और न्यायिकता निहित हों। भारतीय इतिहास में अकबर और अशोक जैसे उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सीमित शक्ति के बावजूद यदि नेतृत्व का आधार चरित्र और नैतिकता पर हो तो परिणाम स्थायी, लाभकारी और समाज के लिए रचनात्मक होते हैं। अकबर का नीति निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक न्याय, और अशोक का कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाना, यह सब दर्शाता है कि शक्ति का सही उपयोग हमेशा चरित्र और विवेक से जुड़ा होता है। आधुनिक नेतृत्व अध्ययन, मनोविज्ञान और संगठनात्मक व्यवहार के शोध भी यह पुष्टि करते हैं कि शक्तिशाली व्यक्तियों की स्थायी सफलता और प्रभाव उनके चरित्र और निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि नेतृत्व केवल आदेश देने या संसाधन संचालित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज, संगठन और लोगों के हितों के अनुरूप शक्ति का न्यायपूर्ण और स्थायी प्रयोग करने की क्षमता है। चरित्र व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाता है कि शक्ति का प्रयोग कब, कहाँ और किस उद्देश्य से करना चाहिए। बिना चरित्र के शक्ति का प्रयोग अहंकार, लालच, स्वार्थ और सामाजिक असंतुलन की ओर ले जाता है, और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर विनाश होता है। ग्रंथ और इतिहास लगातार यही संदेश देते हैं कि शक्ति का असली मूल्य उसके प्रयोगकर्ता के चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, और यही कारण है कि शक्ति अर्जित करने से पहले चरित्र का विकास अनिवार्य माना गया है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन की शक्ति का सही उपयोग केवल तब सुनिश्चित किया जब अर्जुन ने अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों को समझा, और यही कारण है कि अर्जुन सीमित संसाधन और सीमित अनुभव होने के बावजूद अपनी शक्ति का उपयोग न्यायपूर्ण और निर्णायक रूप से कर सके। नेतृत्व का यह सिद्धांत केवल युद्ध या साम्राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में संगठन, व्यवसाय, समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। नैतिकता, चरित्र, विवेक और संयम के बिना किसी भी शक्ति, चाहे वह तकनीकी, आर्थिक, शारीरिक या राजनीतिक हो, का प्रयोग असफल और विनाशकारी साबित होता है। नेतृत्व और शक्ति का यही संबंध यह बताता है कि चरित्र न केवल शक्ति का मार्गदर्शक है बल्कि उसके प्रभाव और स्थायित्व की नींव भी है। जब कोई नेता या व्यक्ति अपने चरित्र और नैतिक मूल्यों के अनुरूप शक्ति का प्रयोग करता है तो परिणाम समाज, संगठन और व्यक्तिगत जीवन के लिए लाभकारी, स्थायी और न्यायपूर्ण होते हैं, और यह सिद्धांत ग्रंथों, इतिहास और आधुनिक विज्ञान द्वारा बार बार पुष्ट किया गया है। इसलिए शक्ति का सही उपयोग हमेशा चरित्र के आधार पर ही संभव है, और यही वह शिक्षा है जो हर ग्रंथ शक्ति से पहले चरित्र को प्राथमिकता देने के पीछे देता है, ताकि शक्ति का प्रभाव स्थायी, न्यायपूर्ण और समाजोपयोगी हो और व्यक्तिगत और सामाजिक विनाश से बचा जा सके। आज के आधुनिक समाज, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में चरित्र और शक्ति का महत्व पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र के निर्णयों में शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन यह शक्ति स्थायी, न्यायपूर्ण और रचनात्मक तभी हो सकती है जब उसका आधार चरित्र, नैतिक मूल्यों और विवेक पर मजबूत हो, चाहे वह राजनीतिक नेतृत्व हो, व्यावसायिक संगठन का प्रबंधन हो, शैक्षणिक संस्थान का संचालन हो या व्यक्तिगत जीवन में फैसले लेना हो। चरित्र ही वह मूलभूत तत्व है जो शक्ति का मार्गदर्शन करता है
उसके प्रयोग की दिशा तय करता है और परिणामों को स्थायी और लाभकारी बनाता है। आज के समय में वैश्विक नेताओं, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सफलता और स्थायित्व इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का सही प्रयोग केवल चरित्र, नैतिकता, करुणा और न्यायप्रियता के साथ संभव है, और इसके विपरीत शक्ति का गलत प्रयोग, चाहे वह तकनीकी, आर्थिक, सैन्य या राजनीतिक हो, सामाजिक असंतुलन, मानवाधिकारों का उल्लंघन, आर्थिक संकट और व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक विफलता का कारण बनता है। डिजिटल और सूचना युग में, जहां निर्णय त्वरित, जटिल और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले हैं, चरित्र और नैतिक मूल्यों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि छोटे से निर्णय का प्रभाव विशाल स्तर पर फैल सकता है, और यदि निर्णय लेने वाले के चरित्र में दोष या नैतिक कमजोरी है, तो परिणाम अस्थिरता, हानि और सामाजिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और नेतृत्व अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि चरित्र, आत्मनियंत्रण, विवेक और नैतिक मूल्यों के विकास से व्यक्ति शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करने में सक्षम होता है, चाहे वह शक्ति शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या तकनीकी, और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों द्वारा दी गई शिक्षा आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। शिक्षा, व्यापार, राजनीति, तकनीकी नवाचार और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी सफलता और समाजोपयोगी परिणाम केवल उस व्यक्ति या संगठन से जुड़े रहते हैं जिनके निर्णयकर्ता का चरित्र मजबूत और नैतिक रूप से स्थिर हो। बिना चरित्र के शक्ति का प्रयोग केवल अहंकार, लालच, स्वार्थ और विनाश की ओर ले जाता है, और इसके परिणाम आज के समाज में भी व्यापक और स्थायी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी चरित्र और शक्ति का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चरित्र व्यक्ति को यह समझने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है कि उसकी क्षमता, ज्ञान, संसाधन और शक्ति का प्रयोग कब, कहाँ और किस उद्देश्य से करना है, ताकि परिणाम स्वयं के लिए, परिवार, समाज और देश के लिए न्यायपूर्ण, स्थायी और रचनात्मक हो। आज के समय में शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वैश्विक संपर्क और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से निर्णय और शक्ति का प्रभाव असाधारण रूप से तेज और व्यापक हो गया है, और यही कारण है कि चरित्र और नैतिक मूल्य आज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं, क्योंकि केवल शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रयोग सही दिशा, उद्देश्य और नैतिकता के अनुरूप होना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, नेतृत्व अध्ययन और सामाजिक अनुसंधान यह स्पष्ट करते हैं कि चरित्र और शक्ति का संतुलन किसी भी समाज, संगठन और राष्ट्र की स्थिरता, न्याय और विकास की नींव है, और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों, उपदेशों और ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा बार बार यही शिक्षा दी गई है कि शक्ति से पहले चरित्र का निर्माण अनिवार्य है, क्योंकि शक्ति का सही प्रयोग केवल चरित्र और नैतिक मूल्य के आधार पर ही समाजोपयोगी, स्थायी और न्यायपूर्ण हो सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज के जीवन, समाज और वैश्विक नेतृत्व के लिए चरित्र और शक्ति का महत्व न केवल अपरिहार्य है, बल्कि यह आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली, प्रासंगिक और आवश्यक शिक्षा भी है, जो हर व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र को स्थायी सफलता, सम्मान और सामाजिक न्याय की ओर ले जाती है।